जी जी सर, एक लेक्चर नंबर 48। लेबर टाइम रिकॉर्ड, जैसे इसमें ना एक रिकॉर्ड का नाम होता है टाइम शीट। आप लोग अभी फर्म में जैसे जाएंगे, आप लोग तो वैसे ट्रेनीज होंगे, लेकिन आप लोग एक टाइम शीट भरेंगे कि भाई आपने सारा दिन में क्या क्या टाइम वेस्ट किया है। जी सर। कहाँ तो आपको पता लग जाए ना कि टाइम वेस्ट किया है, कोई काम किया है। नहीं, हर दिन की शुरू से लेके एंड तक आपका जो टाइम है वो रिकॉर्ड, हर एक का टाइम रिकॉर्ड हो रहा होता है, पार्टनर से लेकर जो ऑडिट असिस्टेंट वन है उधर तक का। अच्छा जी, लेक्चर 48 कैफे ऑडिट एंड एश्योरेंस। जो क्वेश्चंस हैं कि कॉन्फर्मेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, नेगेटिव और पॉजिटिव कंफर्मेशन डिफरेंस ऐसा हो सकता है हमें क्लाइंट को नेगेटिव कंफर्मेशन भेजना ड्यूरिंग ऑडिट, कुछ ऐसे इवेंट्स हो उसके ये चार में से भी वो कैंसिल हो जाए, तो हम उसे पॉजिटिव भी भेजेंगे। बिल्कुल। और इसको क्या कहेंगे कि हमने अपनी, क्योंकि हमारी रिस्क असेसमेंट बदल गई, ये फैक्टर अब वैलिड नहीं रहा, तो हमने चेंज कर दिया अपनी ऑडिट अप्रोच। बिल्कुल हो सकता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? कंफर्मेशन जो है उसका रिस्पांस रिकवरेबिलिटी को और कंप्लीटनेस को इंश्योर नहीं करता। सर रिकवरेबिलिटी तो समझ आती है, लेकिन कंप्लीटनेस सर्विस सैंपल सेट करने से पहले भी ऑडिटर ने देखी है। तो हाँ, तो वो कॉन्फर्मेशन के थ्रू नहीं कंफर्म हुआ ना, वो तो कुछ और प्रोसीजर्स हुए जिसके थ्रू कंप्लीटनेस कंफर्म हुई। बात समझ में आई है? पहले आपने रिकॉर्ड्स की कंप्लीटनेस चेक करने के लिए उस स्केड्यूल को मैच किया लेजर से, लेजर बैलेंसेस से, इंडिविजुअल जो कस्टमर के बैलेंसेस हैं, ट्रायल बैलेंस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वहां से आपने कंप्लीटनेस उसकी चेक कर ली। ये जो आपने मैचिंग की है, ये कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर तो नहीं किया ना, ये इसका मतलब। ठीक है, अच्छा जी, हम आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, चैप्टर नंबर 7 के। एक चैप्टर जिसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी साथ साथ करते रहेंगे, और मैं आपको कभी कभी तकलीफ दिया करूंगा होमवर्क की भी। वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4। अच्छा जी, चैप्टर 7 में आ जाएं। अच्छा, 2 पेपर्स को ना मैं भी अपनी जबान पे काबू रखूंगा, उनकी कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, और आप लोगों ने भी कोशिश करनी है वो पेपर ना देखें। वो कौन से 2 पेपर हैं? पिछली अटेम्प्ट का और उससे पिछली अटेम्प्ट का, मतलब ऑटम 22 अटेम्प्ट का और स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का। ये 2 जो पेपर है ना, ये आपने कोशिश करनी है कि ना देखें। उसका रीजन क्या है? मैं ना इसके ऊपर इन द रिवीजन सेशन, मुझे एक चीज जो लास्ट टाइम से एक रिवीजन सेशन में एक गैप लगा, वो ये लगा कि हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स की तो तैयारी टका के कर रहे होते हैं, मतलब कि जी आज हम रिवीजन सेशन में ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, कल ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन, लेकिन उसमें मैं बता देता हूं कि ये टॉपिक्स के हम क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले ही आपका एक माइंड उस चीज पर चल रहा होता है कि अच्छा हम ना ये 2 पेपर्स फुल फ्लेज क्लास में सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल मैं ना आपके साथ वो वाली एनवायरनमेंट रेप्लिकेट करूंगा कि जब सुबह 9 बजे आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आया होगा, तो इमोशंस के साथ कि क्या कैफियत होगी और कैफियत किस तरह से बदलेगी। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने इस पेपर को पढ़ना कैसे है, उस 15 मिनट्स में क्या करना है, ये ना हम 2 पेपर्स पे ये चीज करेंगे। और टारगेट बेसिकली ये होगा कि हम इसमें से 50 मार्क्स कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। बात समझ में आ रही है? ये चीज मुझे लगी कि ये मेरे लिए एक टेक अवे था खुद से, ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं वैसे किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी कि आप पूरा पेपर करें। और इसी की वजह से मैंने इस दफा की रिवीजन सेशन में एक और तब्दीली की है, मैं आप लोगों को इन एडवांस बता दूं। देखिए, मेरा रिवीजन सेशन वैसे अक्रॉस पाकिस्तान हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो देते हैं, लेकिन उसमें जो विदाउट एनी सेकंड थॉट, मे बी शायद बायस हूं मैं या कुछ, मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होती हैं। मतलब वो कहते हैं ना, पहले खेश फिर दरवेश, तो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसीजन ली है कि हमने टॉपिक्स की रिवीजन पे ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि टॉपिक्स मेरे ख्याल में हम क्लास में बहुत तफसील से कवर कर रहे हैं।
बात समझ में आ रही है? टॉपिक्स हम तफसील से कवर करें, तो मैंने टॉपिक्स की रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हाँ, वो टॉपिक्स जो आप लोग कहेंगे ना किसी टॉपिक में, कहते हैं कि जी आज 200 में से ये वाला कॉन्सेप्ट बता दें या फलां में से ये वाला कॉन्सेप्ट बता दें, वो आपने लाजमन कवर, वो मैं लाजमन कवर कर दूंगा, उसके अलावा कुछ। ठीक होगी बात? तो ये चीज, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाते हैं सितंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑटम 2021 क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या सवाल है? रिक्वायरमेंट को अगर देखें, आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स इन द अबव ड्राफ्ट, पेज नंबर 127। Identify the shortcomings in the above draft of balance confirmation request and suggest the necessary changes. दो पार्ट्स हैं, शॉर्टकमिंग्स बतानी है। शॉर्टकमिंग्स का मतलब क्या होता है? कमी पेशी। एंड सजेस्ट द नेसेसरी चेंजेस, मतलब कैसे इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। शॉर्टकमिंग का मतलब होता है मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स को किस तरीके से आपने रेक्टिफाई करना है। यू आर द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ टेट्रा मिल्क लिमिटेड। योर ऑडिट टीम मेंबर हैज ड्राफ्टेड अ बैलेंस कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी सेंट टू अ मेजर कस्टमर। टेट्रा मिल्क लिमिटेड, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये लेटर हेड का बेसिकली रेफरेंस है। ये तो गलत हो गया ना, ऑडिटर का लेटर हेड आना चाहिए, नहीं इसी का आना चाहिए। कस्टमर्स नेम एंड एड्रेस, डेट आनी चाहिए। डियर मिस्टर सलमान शाहिद, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर आबिद अली एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आस्क that you kindly confirm your indebtedness to us, which according to our records amounted to rupees 45.6 million as shown by the enclosed statement. कोई एतराज़ात आपके? Yes, sir. To us पे लिखा है। To us तो ठीक है ना, डायरेक्टली टू द ऑडिटर करना था। तो मिस्टेक में, अब ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह का क्वेश्चन है कि आपको फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉलम में मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की और दूसरे में उसका सजेशन फॉर रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड की। ये बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर आप ये वाली जो बात है ना कि ये जो इंडेटेडनेस की कॉन्फर्मेशन मैनेजमेंट मांग रही है अपने लिए, उसको चेंज करना है किधर? ऑडिटर को, डायरेक्टली टू ऑडिटर। कॉन्फर्मेशन टू मैनेजमेंट बेसिकली आ रही है, ये इसका पर्पस नहीं है, डायरेक्टली टू ऑडिटर होनी चाहिए। और कोई मसला? Kindly confirm your indebtedness to us, which according to our records amounted to rupees 45.6 million as shown by the enclosed statement. हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 45.6 मिलियन है। अच्छा, नहीं समझ आ रहा? चैप्टर 7 पे आए। चैप्टर 7 का जो आखिरी सफ़ा है उधर से जरा वो कॉन्फर्मेशन वाला पेज ओपन करें, पेज नंबर 77 मेरे ख्याल में बनेगा। वो जानिए ये वो सवाल तो समझ, एज एट कि भाई किस तारीख की कॉन्फर्मेशन ले रहे, किस ये जो 45.6 मिलियन का बैलेंस है, आपके ख्याल में पूरा साल यही बैलेंस रहा होगा? ये बैलेंस तो इंक्रीज डिक्रीज अप डाउन चेंज होता रहता है ना, तो किस तारीख का बैलेंस कंफर्म करें? तो इस वजह से ये आपने मिस कर दिया। अच्छा, if the above amount is in agreement with your records, please sign in the space provided below. If the amount is not in agreement with your records, please notify us of the amount shown by your records. अस की वाली तो गलती हमने शुरू में बता दी कि ये थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट रिप्लेस होना है कि ऑडिटर आ जाएगा। एक गलती वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। दूसरा क्या था? 45.6 मिलियन एट व्हाट डेट, ये नहीं बताया हुआ। तो आपने ईयर एंड या जिस डेट
के बैलेंस को आप कंफर्म कर रही हैं, वो बेसिकली इधर मेंशन करना था। अच्छा जी, और अब यहाँ पे इन लोगों ने डिफरेंस का नहीं फिर वो जो डिफरेंस है उसकी वो शेड्यूल वगैरह अगर एग्रीमेंट ना हो तो हम कहते हैं ना कि भाई अगर पॉसिबल हो तो डिफरेंस का रीजन बता दे, कोई स्केड्यूल बना के दे दे। तो डिफरेंस के केस में क्या नहीं मांगी? इन केस ऑफ डिफरेंस नो रेकंसिलिएशन आस्क्ड। तो चेंज क्या होगी कि उसमें डिफरेंस के केस में या डिसएग्रीमेंट के केस में आप रेकंसिलिएशन मांगी। नहीं समझ आ रही जी? और कोई मसला? प्रीपेड एनवेलप का जिक्र अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखें तो उसमें हमने कहा था ना कि भाई ये जवाब देने के रिस्पांस रेट को इंप्रूव करने के लिए प्रीपेड एनवेलप डाल दें, नो प्रीपेड एनवेलप एनक्लोज्ड फॉर रिस्पांस। So disclaimer लिखा है कि please do not send remittances to the auditors. Disclaimer तो आता है कि do not send. हाँ, डिस्क्लेमर भी वैसे एक गुड प्रैक्टिस के तौर पे डिस्क्लेमर भी नहीं मेंशन्ड है इधर, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल कि रेमिटेंस वाला जो डिस्क्लेमर है मतलब डोंट सेंड रेमिटेंस, वो भी नहीं मेंशन किया। समझ आ रही है बात? सर इस पूरे में कहीं पे एड्रेस ही नजर आ रहा है ऊपर दिया शुरू में। यस इतना बड़ा है ऑडिटर से एड्रेस सर हाँ, ऑडिटर वो उसी के लिए प्रीपेड एनवेलप का कह दिया है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस क्वेश्चन को दो पॉइंट्स जो थे ना, पहले दो पॉइंट्स वो तो शायद मेंशन हो जाएंगे, ये जो बाकी पॉइंट्स थे ना ये वही स्टूडेंट मेंशन कर सकता था जिसने इस टेम्पलेट को ना अच्छी तरह पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? अब ये चैप्टर के किस हिस्से में है? जब आपकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक दिन में इतना पढ़ें, ज्यादा नहीं एक दिन में, किसी एक दिन में आपने पढ़ना, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है। जब आप हर दिन एक पेज दो पेजेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें फिर आप उन एक दो पेजेस को सही थ्रॉटल के साथ, सही एनर्जी के साथ पढ़ रही होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? जब आप अगर इस चैप्टर को, अब हम क्या करते हैं, सारा जमा किया सेशन की चीज और फिर एंड पे, अब एंड पे जब आप इस पे पहुंचेंगे ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स अगर इसको आखिर में प्रिपेयर करेंगे वो इस तक पहुंचते पहुंचते तक थक चुके होंगे, उनके पास दो और सब्जेक्ट्स भी होंगे, वो कहेंगे बस ठीक है ये तो वही टेम्पलेट, वही वाली बात है जो पीछे हमने पढ़ी हुई है। लेकिन इसमें बड़ी कीमती बातें हैं, इसमें बड़ी कीमती बातें हैं जो पीछे नहीं पढ़ी हैं। ये हमने पीछे नहीं पढ़ा बॉडी ऑफ द चैप्टर में, ये हमने बॉडी ऑफ द चैप्टर में नहीं पढ़ा, ये हमने बॉडी ऑफ द चैप्टर में आखिरी 3 पॉइंट्स नहीं पढ़े। बात समझ में आ रही है? तो इस हवाले से आपने अपनी प्रेपरेशन को जरा स्ट्रेटेजिकली करना है। एग्जामिनर जी, examiner comments following shortcomings were not identified by the examinees. The year and date at which the balance needs to be confirmed was not mentioned. An address and stamped envelope is always attached with the confirmation request. Balance reconciliation in case of difference has not been asked. Balance reconciliation in case of difference has not been asked. तो ये basically वो common mistakes थी. I'm sorry. Balance reconciliation managers नहीं मांगेंगे। नहीं, जिसको आप सेंड कर रहे हैं ना कस्टमर को, उससे भी पूछेंगे ना कि आप इस बैलेंस से नहीं एग्री कर रहे, एतराज की वजह बताएं। वो हो सकता है आपको कहे कि नहीं भाई मैंने 2 लाख नहीं देने, मैंने 1.5 लाख देने, 50,000 की एक इनवॉइस का मुझे पता है लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, वो मैंने कहा हुआ है मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो गुड्स की क्वालिटी ठीक नहीं थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना, मार्च 2021 क्वेश्चन नंबर 1, ये इंशाल्लाह मैं आपको बूस्टर सेशन में करवाऊंगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट एरियाज से हैं तो इसको अभी करवाना ना जरा पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद आप आ जाएं स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 6।
यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म ऑफ, सॉरी रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। अब पेपर में देखें ये कौन सा सवाल है, छठा सवाल होगा। रिक्वायरमेंट पढ़ के टेक्निकली कुछ समझ नहीं आएगा। क्या रिक्वायरमेंट है, इवैल्यूएट द एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इफ एनी विद द ऑडिट टीम मे परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव डेटर्स। तो आपको सवाल पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये पता लग गया कि दो कोई बातें पूछी हुई हैं। पहली बात क्या पूछी हुई है, इवैल्यूएट द एविडेंस ऑब्टेन्ड, और दूसरी बात क्या पूछी हुई है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इफ एनी विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव डेटा। स्टेप्स मतलब प्रोसीजर्स। अच्छा, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तो अगर आपने देखा हो, मैंने आपको बड़ी एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच बता दिया कि इस क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 में ये लिखे, फॉर एग्जांपल ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल बिजनेसेस का क्वेश्चन, इवन प्रोसीजर्स का क्वेश्चन, रिपोर्टिंग का क्वेश्चन। उसमें तो मैंने आपको स्टेप, कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं बता सकूंगा। वहां पर हमने पहली तो स्किल ये सीखना है, सवाल में जब भी एंड का वर्ड आए ना, अलर्ट हो जाना है। आपने कुछ ना कुछ हैबिट डेवलप करनी है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीका कर सकते हैं। मेरा एक तरीका ये होता था, मैं इधर ना बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स बनाता था एंड से पहले, और इधर एक आप क्वेश्चन पेपर पे इस तरह क्लियरली मार्क कर लें 1, और एंड के बाद एक और ब्रैकेट और क्लियरली मार्क कर लें, तो मतलब मेरा कोई भी आंसर होगा उसके 2 हिस्से होंगे। ये बात समझ, ये टेक्निक समझ में आ रही है? तो यहां पर आप ये टेक्निक सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से तोड़ना है। क्योंकि वैसे जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन इंसान देखता है ना, तो दिल बैठ जाता है कि भाई ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन अब जरा समझिएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 सिचुएशंस मुझे नजर आ रही हैं, और हर एक सिचुएशन के लिए मुझे 2 टास्क्स करने हैं। बात समझ में आ रही है? तो तकरीबन अगर एक सिचुएशन वाइज चलूं तो 3 मार्क्स या 3, या किसी में एक कोई बड़ी सिचुएशन होगी तो 4 मार्क्स होंगे। कोई एक सिचुएशन के वैसे ही रैंडमली कर लेता 4 मार्क्स। और फिर इस 3 में भी स्प्लिट है, इस 4 में भी स्प्लिट है कि मुझे कुछ करनी है इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड और कुछ ऑडिट स्टेप्स बताने हैं। सवाल को तोड़ना समझ में आ रहा है? जब आप सवाल को तोड़ते हैं ना, तो इट बिकम्स लेस ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब होता है हैवी फील, वो जो हैवी वाली फीलिंग होती है ना, वो कम हो जाती है कि अच्छा 3 टास्क्स हैं, 3 टास्क्स हैं, डेटर A, B, C, और उसके अंदर फिर 2 चीजें करनी है। अब जरा सवाल शॉर्ट लग रहा है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसमें लिखना क्या होता है ना, ये बहुत बार जब आपने सवाल सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगी कि लिखना क्या है। यहां पर कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है। You are the audit manager in a firm of chartered accountants during the audit of a client for the year ended 31st December 2019. Year end को तो हम मार्क कर लेते होते हैं। The audit team has prepared the following schedule to summarize the responses from 3 debtors. अच्छा, इसका ना फर्म में जब आप लोग जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोग ये बनाएंगे, इसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन कंट्रोल समरी या कॉन्फर्मेशन कंट्रोल शीट। क्या बोलते हैं इसको? ये आपके पास पेपर में अक्सर वो दे रहा होता है, कॉन्फर्मेशन कंट्रोल शीट। अच्छा, इसको ये कौन बनाता होगा? ऑडिटर। ऑडिटर ये कंट्रोल, इसको क्यों कंट्रोल शीट कहते हैं? इसमें ना ऑडिटर ने जो जितनी भी कॉन्फर्मेशंस भेजी हुई हैं उसका रिकॉर्ड आ रहा होता है। कौन सी कॉन्फर्मेशंस का जवाब आ गया, कौन सी कॉन्फर्मेशंस का जवाब नहीं आया, जिनका जवाब आ गया क्या जवाब आया, जिनका जवाब नहीं आया उसके ऊपर ऑडिटर, मतलब बिकॉज द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। तो उस प्रोसेस पे कंट्रोल के लिए वो एक शीट बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्फर्मेशन कंट्रोल शीट। ठीक होगी बात? सही, मैनेजमेंट को दिखाते हो? मैनेजमेंट के साथ ये शेयर भी की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। सब देखो। पहला, डेटर ए बैलेंस एट ईयर एंड 5 लाख, और जो बैलेंस कंफर्म्ड बाय द डेटर है वो भी क्या है? 5 लाख। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेप्शन कैलकुलेट करके बताएं, 0 है एक्सेप्शन।
सर वो डायरेक्टली टू क्लाइंट है ना, कमेंट में मसला आ गया। वो कहते हैं कॉन्फर्मेशन वाज रिसीव्ड थ्रू क्लाइंट, इनडायरेक्टली। और जब कॉन्फर्मेशन इनडायरेक्टली रिसीव होती है तो शक की बुनियाद क्या है? शक की बुनियाद है कि कॉन्फर्मेशन इनडायरेक्टली रिसीव हुई है। तो आपकी जो इवैल्यूएशन है, अब अगर इधर मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊं कि इवैल्यूएशन में आपने क्या लिखना है। सर वो जो आपने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे सर डाउट और रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस। एग्जैक्टली आप कहेंगे कि इनडायरेक्टली रिसीव, इसकी वजह से क्या होगा? डाउट और रिलायबिलिटी, डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस क्रिएट हो सकता है। इंटीग्रिटी खाम होगी मैनेजमेंट की। देखिए, अच्छा इधर तक जब मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं सिर्फ इसको डाउटफुल करूंगा। अब इसमें रीजन क्या था, गॉड नोज। मतलब एक रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि द कस्टमर डिडंट पे केयर, डिडंट पे अटेंशन, और उसने इधर भेज दी। लेकिन मुझे ये रिस्पांस क्या लगा? डाउटफुल लगा। कॉल पर बात सही होगी। अब हाँ, अब मेरे पास क्या वे फॉरवर्ड है। ये जो अगला पार्ट क्या है, डिस्क्राइब द स्टेप्स। साथ ना किताब भी ओपन रखे ताकि हमें पता हो कि हमने चीज कहाँ पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी। 6.2 पेज नंबर बता दो। 76। उसमें D1 में जो पहली बात है कि सम फैक्टर्स क्रिएट डाउट्स रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस, तो हमें पहला जो पॉइंट वहां से मिल गया कि भाई ये रिसीव हुई है इनडायरेक्टली। अब अगर डाउट हो तो ऑडिटर ने क्या करना है? प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है टू रिजॉल्व द डाउट। प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है टू, यही वाला जो डाउट था इसको अब रिजॉल्व करना है। इसके लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। वो क्या प्रोसीजर्स हैं? जो कंफर्मिंग पार्टी है उसको फोन कर लें, आस्क करें कंफर्मिंग पार्टी को टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर वेयर रिस्पांस रिसीव्ड इनडायरेक्टली सच एज वाया द क्लाइंट। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा भी आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं कि सब्सिक्वेंट, क्योंकि ईयर तो एंड हो चुका है ना, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड अगर कोई इसी कस्टमर से अगर 5 लाख रिसीव भी हो गई है, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड 5 लाख रिसीव हो गया, तो 5 लाख जो है वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? उनको ये आप कह सकते हैं कि आप फिर से भेज दें। हाँ, या उनको कह सकते हैं आप फिर से भेजें, और इस दफा आंखें खोल के ऑडिटर के दफ्तर में भिजवाना, ऑडिटर के एड्रेस में भिजवाना। सर जो टेलीफोनिंग होगी ये मैनेजमेंट की जगह से होगी, टेलीफोन पे करनी होगी। टेलीफोनिंग दी कंफर्मिंग पार्टी में आमतौर पे हाँ मैनेजमेंट से आप डिस्कस कर लेते कि हम उनसे कॉल पे ये चीज डिस्कस करना चाहते हैं। एज अ कर्टेसी रूल आप बता देते हैं, क्योंकि वही बात है ना, ऑडिट एक कोई सुपर इन्वेस्टिगेटिव किस्म की एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। बी पार्ट जो कस्टमर बी है, डेटर बी है, बैलेंस आप ये आई कैप का लेवल चेक कर रही है, मतलब बैलेंस तो मैच होता ही है। सबसे जो आसान पॉइंट है कि भाई बैलेंस ही ना मैच होता ताकि हम वो 11 पॉइंट्स छाप देते एक्सेप्शन वाले, वो हमें मार्जिन ही नहीं दे रहा। 8 लाख का बैलेंस है, फिर 8 लाख एक्सेप्शन मुझे बताएं जल्दी से। 0 दोनों को माइनस करके एक्सेप्शन निकलेगी ना, तो एक्सेप्शन 0 है। Confirmation was received after many follow-ups with the client. However, the audit team have come to know that the confirming party had not received the confirmation request. क्या धोखा है? फ्रॉडलेंट सर, ये तो कंफर्मेशन लगा के चाहिए कि या तो उसको मिल रहा है शेख का एड्रेस वाला वाला। सर मेरे से सबमिट Confirmation का जवाब आ गया है, लेकिन पता क्या लग रहा है कि कॉन्फर्मेशन तो उन तक पहुंची ही नहीं। तो वो गाना लगा के बैठे, धोखा धोखा। तो ये बेसिकली वही वाली चीज होगी कि आपके पास जो रिस्पोंडिंग पार्टी है उसको नहीं पता कि क्या हुआ है, और जवाब ऑडिटर के पास आ गया। अच्छा, जवाब आया आफ्टर मेनी फॉलो अप्स है। इसमें क्या सिचुएशन होगी? अगेन आपके पास आई थिंक जो रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स है तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो हाँ जी सर, तू गाली निकाल दो।
अब यहाँ पर तो रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो काफी ज्यादा डाउट से भी आगे चला जाता है, सही शक आपका यकीन में बदल गया है। तो इफ द ऑडिटर सॉरी जो हम इंटीग्रिटी डाल सकते हैं अपनी इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगी। बिल्कुल, अब अगर यहाँ पर मैंने ये जो बिल्कुल ऑफ कोर्स अब यहाँ पर इंटेग्रिटी के ऊपर शक बन जाता है। और जो नंबर 3 है, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स, अगर ऑडिटर को लगता है कि रिस्पॉन्स क्या है, अनरिलायबल है, फिर से वो अपने रोम को फिर से टेस्ट करें, नेचर टाइम और एक्सटेंड को चेंज करें। वेरी गुड। प्रोसीजर नहीं होगा सर, ऑडिट स्टेप्स है ना, यस सर, रोम को रीअसेस करे, ये एक स्टेप है। जब रोम रीअसेस हुआ, फ्रॉड रीअसेस हुआ, तो आपके प्रोसीजर्स भी उसके बेसिस पे बदल के। बिल्कुल सर। अच्छा, जब कभी भी आपका फ्रॉड वगैरह की रीअसेसमेंट आ गई तो क्लाइंट की इंटेग्रिटी मसले में आ गई। अब रिटन रिप्रेजेंटेशंस या वर्बल रिप्रेजेंटेशंस की जो रिलायबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको पता लगा कि मैनेजमेंट ही इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किया है, तो एक पर्सन जो कि फ्रॉडुलेंट नेचर का होता है, वो अगर सच भी बोल रहा हो तो आप उसकी बात पे नहीं, आपके साथ कोई इंसान 2-3 दफा झूठ बोले, चौथी दफा जब आके वो आपको कोई बात करेगा, इवन लिख के मैसेज पे भी करे, आप नहीं एतबार करेंगे। एतबार का लेवल डाउन हो जाएगा ना। लेकिन इस केस में हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होगी मैम? नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से इस केस में, अच्छा सॉरी, मैनेजमेंट की तरफ से इस केस में हमारे पास कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओवरऑल जो रिटन रिप्रेजेंटेशन हम ऑडिट में डिफरेंट मामला पे लेते हैं ना, उन पर से हमारा एतबार उठ जाएगा। ये बात क्लियर है? इस मामले में नहीं रिटन रिप्रेजेंटेशन, जो ओवरऑल हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं उन पर से हमारा एतबार उठ जाएगा। सर ये पॉइंट हमें ऊपर क्यों नहीं था? कौन सा? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना इनडायरेक्टली रिसीव होने के रीजंस मल्टीपल हो सकते थे, तो वहां पर रीजन, जिस तरह प्रैक्टिकली बहुत बार ये रीजन क्या होता है कि वो कस्टमर्स केयरलेसनेस की वजह से मैनेजमेंट को एक चीज कर देते हैं। और यहां पर भी मैंने लिखा, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि रिस्पॉन्स अनरिलायबल है, तो वहां पर फिर अब क्योंकि ये है ना कि यहां पर कुछ फैक्टर्स ऐसे बताए हुए हैं कि कॉन्फर्मेशन का जवाब आ गया और उसको कॉन्फर्मेशन मिली नहीं, तो मतलब ये तो कुछ और ही मामला है। और इधर भी आपके पास डेफिनेटली जो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स वाला प्लेटफॉर्म है, वो जो प्रोसीजर्स आपने जब रीअसेस किए, अब आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स की तरफ इधर भी जाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली, यहाँ पर क्लाइंट की फ्रॉडुलेंट इंटेंट हो सकती है। सी डेटर क्या है? 5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कंफर्म किए हैं। शुक्र है अल्लाह का, एक्सेप्शन आ गया। अब तो है ना एक्सेप्शन 3.5 लाख की। आगे जरा कमेंट देखिए, कंसाइनमेंट ऑफ 5 लाख वाज शिफ्ट ऑन 27 दिसंबर 19। डेट आ गया, ईयर एंड से कंफर्म करें, ईयर एंड से पहले या बाद में? पहले है। बट गुड्स ऑफ 3.5 लाख वर रिटर्न सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड। टाइमिंग का इशू आ रहा है, और जैसे कल आप बता रहे थे सर, इन्वेस्टिगेट मैनेजमेंट कर लेंगे पहले हम लोग, फिर से रिकंसिलिएशन ऑर्डर इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी से सर यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल होती तो नहीं है कि बंच की सब्सिक्वेंट इवेंट है। ठीक सर कोर्स तो रिटर्न हो गए, पेमेंट क्यों होगी? अच्छा, अब जरा समझिएगा, ये जो बैलेंस एट ईयर एंड है, ये क्लाइंट के रिकॉर्ड्स हैं। जी सर, क्लाइंट के रिकॉर्ड्स में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड हुई भी है? 5 लाख, मतलब 5 लाख का ये कंसाइनमेंट जो 27 दिसंबर 2019 पर गई, ये रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ और रेवेन्यू 5 लाख से क्रेडिट हो गया, यही हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ है? ईयर एंड के बाद, मतलब मिसाल के तौर पर 10 जनवरी 2020 को इसमें से 3.5 लाख के गुड्स आ गए वापस, मतलब ईयर एंड के बाद। एडजस्टिंग इवेंट बनता है सर, सजेस्ट ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब ईयर एंड के बाद गुड्स वापस आए हैं,
तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं? है सर, के बाद कंडीशन क्योंकि पास इवेंट ये एडजस्टिंग इवेंट है अगर गुड्स के रिटर्न का रीजन ईयर एंड की डेट पे भी एग्जिस्ट करता था। ये बात जरा गौर से समझिएगा, ये हर सिचुएशन में एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता। जी सर, क्योंकि ठीक है सर। एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं? कंडीशंस 31 दिसंबर 2019 पे एग्जिस्ट कर रही हो, पता बाद में लगा, ये होता है आसान अल्फाज में। तो फॉर एग्जांपल ये जो गुड्स डिलीवर की थी ना कंसाइनमेंट, इसमें 3.5 लाख के वैल्यू के गुड्स थे ही डिफेक्टिव। इसमें 3.5 लाख की वैल्यू के गुड्स थे ही डिफेक्टिव। वो डिफेक्टिव गुड्स चले गए। अब क्या ये डिफेक्ट 31 दिसंबर 2019 में प्रेजेंट था? प्रेजेंट था। तो अगर प्रेजेंट था, इस सवाल में नहीं बताया होगा प्रेजेंट था या नहीं, बताया हुआ तो मुझे बता दें, पढ़े जरा। सर यहाँ पे एज्यूम भी तो करते हैं। एज्यूम करेंगे, लेकिन जब हम लिखेंगे ना कि एडजस्टिंग इवेंट है, तो हमने कहना है कि इफ फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 19 की डेट पे ये गुड्स क्या थे? डिफेक्टिव थे। तो मतलब अगर रीजन ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है? अगर रीजन ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है? डिफेक्ट इन द गुड्स। अगर रीजन ऑफ रिटर्न क्या है? डिफेक्ट इन द गुड्स। तो जब आप इवैल्यूएशन कर रहे होंगे, जरा समझ लीजिएगा, जब आप इवैल्यूएशन कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि दिस मे बी एन एडजस्टिंग इवेंट अगर रीजन ऑफ रिटर्न डिफेक्ट है या क्वालिटी इश्यूज हैं दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट। ये बात समझ में आ रही है? मेरे से ना अक्सर स्टूडेंट्स, जब मैं आईएएस 10 और आईएएस 560 होता था, वो अक्सर, जब मैंने बूस्टर सेशन भी कराया ना, कई और टीचर्स के भी स्टूडेंट्स वो आके ये सवाल पूछते थे, अच्छा इस सिचुएशन का बता दे, ये सिचुएशन हमेशा एडजस्टिंग होगी या नॉन एडजस्टिंग होगी? मैं आपको एक ही सिचुएशन में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग दोनों बता सकता हूँ, कॉन्सेप्ट समझने। असल में अनफॉर्चुनेटली मैं जिस चीज की मुझे तकलीफ होती है कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट की बजाय ये बता रहे हैं कि ये वाली लिस्ट याद कर लो और इसमें से मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा कि वो आप उनसे, उन्हीं बच्चों से वो क्वेश्चन कराना, वो आपको अपनी बुक दिखाएंगे और कहेंगे ये देखिए ये तो लिस्ट में एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग लिखा हुआ है। ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग आईएफआरएस ने भी मिसाल के लिए समझाए थे। उन्होंने कहा कि बस ये इसको या इन एग्जांपल्स, और उधर लिखा होता है कि ये एग्जांपल्स एग्जॉस्टिव नहीं है और प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी है। तो आपने बेसिकली एडजस्टिंग इवेंट इसको कहने से पहले रीजनिंग जरूर बतानी है। ये बात समझ में आ रही है कि रीजन या लॉजिक क्या है? अच्छा अगर ये एडजस्टिंग इवेंट है कि क्वालिटी के डिफेक्ट एग्जिस्ट करते थे, तो फिर एंट्रीज, फिर इसका डिस्क्लोजर आ जाएगा 31 दिसंबर 19 के अकाउंट्स में। नहीं सर, फिर एडजस्ट होनी चाहिए। मतलब आपको रेवेन्यू रिसीवेबल क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए। कितनी अमाउंट से? 3.5 लाख से। प्रोविजन भी कम करनी पड़ेगी। हाँ, प्रोविजन भी कम। कौन सी प्रोविजन? जो हम सेल करते हैं उसमें हमारे पास रिटर्न का भी तो होता है ना, प्रोविजन प्रोपोर्ट रिटर्न, जब एक प्रोविजन करते हैं कि हमारे पास इतना। अच्छा, अगर उसमें कोई रिफ्लेक्शन कराया है तो बिल्कुल वो भी करें। बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा वो, तो थोड़ा सा जो मेन एक इम्पैक्ट कंफर्म है, वो एक तो ये इम्पैक्ट कंफर्म है, एक और इम्पैक्ट है वो इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सही कह रहे हैं? मतलब इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई वाली सिचुएशन है। ये अजीब सी सर ने बात की है कि इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी कोई एडजस्टमेंट हो। सर ना कंफ्यूज कर, सर होगी ना, चीजें वापस आ गई हैं, मिस गुस्से में आ गई हैं, चीजें वापस आ गई हैं ना भाई, मिस चीजें वापस आ गई ना, तो हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा बन गई ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। तो फिर इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी एडजस्टमेंट पड़ेगी। इन्वेंट्री बढ़ी, डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर फिर लोअर भी लेने पड़ेंगे लोगों को।
हाँ क्या बात है। फिर आगे ये एक और इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर डिफेक्टिव रीजन है तो लोअर ऑफ एनआरवी वाली बात। आपके गोल्ड मेडल आ रहे हैं, आपको तो नहीं लगता है इसमें पढ़ाना पड़ेगा? बस सही हो गया, पक्का हो गया इंशाल्लाह। अल्लाह करे इसी में आ जाए तो ज्यादा क्लैरिटी। वेरी बैड यार, दिस वाज पर्सनल। ऑडिट स्टेप्स, तो आपने बेसिकली अब इसमें ऑडिट स्टेप्स क्या परफॉर्म करने। अच्छा, ये किस सिचुएशन में ये एडजस्टिंग इवेंट ना होता? फॉर एग्जांपल पोस्ट ईयर एंड कस्टमर का माइंड चेंज हो गया, उसने कहा कि मुझे अब इस गुड्स की जरूरत नहीं है, उसने रिटर्न कर दिए, तो वो उस केस में फिर 2020 के अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होगी, 2019 के अकाउंट्स में फिर कोई इफेक्ट ना आता, फिर हम इसको एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट ना करते। तो इसका मतलब हमें रीजन देखने। हाँ, डिस्क्लोजर एट मैक्स आ सकता था अगर कोई मेजर कस्टमर होता, वो भी डिस्क्लोजर के लिए भी क्या शर्त है, कोई मटेरियल चीज हो, तो अगर मटेरियल है तो मे बी डिस्क्लोजर कुड बी इंक्लूडेड। अच्छा सर, ऑडिट स्टेप्स ये क्या करेंगे? ये तो हो गया ना, एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट किया है। सॉरी, ये तो हम लोगों ने एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट किया है, एडजस्टिंग को नहीं ट्रीट करता तो सर फिर क्या करेंगे? इसी उसने बेसिकली क्या पहली बात की, इवैल्यूएट द एविडेंस ऑब्टेन्ड। ये जो इन्होंने एविडेंस ऑब्टेन किया, ये है ना कि कंसाइनमेंट की शिपिंग हुई थी और ये, तो हमने कहा कि भाई इसकी वैल्यूएशन तो ये बनती है कि इसमें ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब अगली बात है कि स्टेप्स जो ये परफॉर्म करने चाहिए इस चीज को कंफर्म करने के लिए, मतलब स्टेप्स का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर्स। सिर्फ वो अपने क्रेडिट डेबिट नोट्स चेक करें सर। वेरी गुड। एक तो अगर रिटर्न हुआ है तो क्रेडिट डेबिट नोट्स इंस्पेक्ट कर लो, तो इंस्पेक्ट क्रेडिट डेबिट नोट्स स्टोर कीपर फॉर रिटर्न। फिर उसने गुड डिस्पैच नोट भी तो भेजा होगा ना, स्टोर में रिसीव भी। ठीक है, गुड्स डिस्पैच नोट में देख लूं ये गुड्स पोस्ट ईयर एंड डिस्पैच हुए थे या प्री ईयर एंड, मतलब ये वाकई 27 दिसंबर को डिस्पैच हुए थे, तो मैं इंस्पेक्ट कर लूं गुड्स डिस्पैच नोट टू चेक द डेट तो कलर रिकंसिलिएशन On which वो भी हम कर सकते हैं। गुड्स वर डिस्पैच। हाँ बिल्कुल, एक्सेप्शन निकल आई ना। अच्छा वो जो रेकंसिलिएशन वाला बना रहा था, अब जरा बात समझिएगा, जरूरी नहीं है कि रेकंसिलिएशन बिल्कुल उस टेम्पलेट पे हो, ये रेकंसिलिएशन उसने आपको बना के दे दी है, असेंबली बना के दे दी। ये जो अंग्रेज, ये रेकंसिलिएशन ना अंग्रेजी में बना, बट थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, ये रेकंसिलिएशन उसने आपको अंग्रेजी में बना के दे दी है। ये बात समझ में आई है? ऑर्डर क्या बताइए, ये कमेंट्स है ना, बेसिकली क्लाइंट के साथ डिस्कशन से आमतौर पर ये बनती है। तो कंसाइनमेंट वाज शिप्ड और उसने गुड्स रिटर्न किए सब्सिक्वेंट टू गारंट, ये सारा हमें पता लग गया है कि भाई क्लाइंट के पास, ये मैं रेकंसिलिएशन आपको नंबर्स में बना के दिखा देता हूं। ये क्या है? बैलेंस पर क्लाइंट रिकॉर्ड्स। ये क्या है? बैलेंस पर कस्टमर। और ये क्या है? रेकंसाइलिंग आइटम। बन गई। ये वो जो अंग्रेजी थी ना, मैंने उसको इस तरह स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर ली। बात समझ आएगी? रेकंसिलिएशन हमें मिल गई है। अब मुझे इस नंबर के ऊपर प्रोसीजर्स करने हैं कि ये नंबर ठीक है, ये नंबर ठीक है। अब इस नंबर के ठीक होने के लिए फॉर एग्जांपल क्या ये वाकई गुड्स जो है वो ईयर एंड से पहले डिस्पैच हुए भी थे या नहीं? कॉरेस्पॉन्डेंस। अब क्या एक बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है, तालियां बजाएं। इन्होंने कहा ऊपर हमने सारी बात में जो हमारा तवज्जो का मरकज था, जो सेंट्रल आइडिया था, वो क्या था कि डिफेक्ट है या नहीं, तो मैं इंस्पेक्ट कर लूं कॉरेस्पॉन्डेंस विद कस्टमर, और उसमें क्या देखूंगा कि इन्होंने एक दूसरे का हाल चाल पूछा हुआ है? नहीं। हाँ, ये देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद कस्टमर टू फाइंड आउट रीजन ऑफ रिटर्न।
ताकि पता लग जाए कि ये वाकई एडजस्टिंग इवेंट बनता भी है या नहीं। क्या बात आपने की, क्या बात समझ में आ रही है? इसमें भी देखते हैं अमाउंट्स ऑफ गुड रिटर्न वो उतनी वैल्यू नहीं देती बताइए इतनी वैल्यू की है या नहीं। बिल्कुल वो वैल्यू जो डिस्प्यूटेड है, तुम नकले उतार लो, वैल्यू जो डिस्प्यूटेड है वो है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी इस तरीके से बनती है। ये वाला जो पार्ट था ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, मतलब इधर काम हमें करना था। दिल बैठे आखिरी पार्ट से माशाल्लाह। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सही है। हाँ सही नंबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आंसर देखें पता लगे सारा गलत हो। एग्जामिनर कमेंट्स पे आते हैं। फिर किताबें बंद कर देनी चाहिए। Some of the examinees failed to realize that confirmation from debtor A was not received directly. Therefore, it raises doubt for the reliability of the response. Consequently, the examinees mentioned that no further procedure is required. Some of the examinees did not comprehend that since the confirmation from debtor B did not come from originally intended confirming party, it carried risk of interception, alteration of fraud. Consequently, they also did not mention the related procedures. अगर किसी ने सर पेज नंबर 76 पे D1 के ये फैक्टर्स अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, अच्छा उसने आपसे ये फैक्टर्स लिस्ट नहीं कराए, उसने फैक्टर्स उठा के सिनेरियो में डाल दिए। आसान किया काम आसान एक्चुअली किया कि आप वहां से पिक कर लें, तो वो भी लेकिन उसने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स ने क्या उसमें परफॉर्मेंस कैसे वो क्लियर करेंगे कि डायरेक्ट कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुई। आई एम सॉरी, ये पहला पॉइंट कैसे ये बच्चे मिस कर गए कि डायरेक्टली रिसीव नहीं हुई। असल में एग्जाम की जो कंडीशन है ना, हाँ वैसे अजीब बात है, आपको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। चलो और बच्चे से ज्यादातर जब टीचर्स आते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं करा पाते चीजों के ऊपर, ये चीजों पे फोकस नहीं करा पाते। जैसे ये एक बहुत बारीकी है कि क्लाइंट लिखा हुआ है। थैंक यू बहुत बस कुछ खास फीचर्स है ना सच में सर, ये कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसकी वजह से ड्यूरिंग एग्जाम एक्सेप्शन उसमें तीन इसने असल में ना, हाँ वो असल पास पेपर्स किए थे ना, तो उसमें तो जब और सिखाने वालों ने सिखाया था जब मैच करके लिख देना बस आगे चलो, नो फर्दर ऑडिट वर्क रिक्वायर्ड। तो फिर एग्जामिनर भी थोड़ा सा ट्रेंड वॉच कर रहे हैं ना कि पढ़ाया कैसे जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके पास ऑटम 19 का क्वेश्चन है ना, ये जब हम ये जब हम करेंगे ना क्वेश्चन अपने रिसीवेबल्स के ऑडिट ऑफ रिसीवेबल्स पढ़ेंगे फॉर्मली चैप्टर 22 में, तब जाके क्वेश्चन करेंगे। लिख लें, हो सकता है तब भी ना करवाऊं कल। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है ये, इसको पिक्चर तो नहीं करना, नो नोट कर लिया सर का तो ऐसा पैसे कम हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है काफी बच्चे इंशाल्लाह। सर आप पहले भी गवर्नमेंट क्या मतलब उन्होंने रिजल्ट से पहले ही कह दिए? काफी है, बस अल्लाह करे मेरे अपने ना हो, काफी है ना नहीं 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 भाई, अपने अपनी बात वापस ले। सर आपके पिछले सेशन से गोल्ड मेडल आया ACCA में आया, ACCA। अच्छा, तो कौन सा क्वेश्चन है? अब जी पेज नंबर 137 स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 1। हमारी ब्रेक 11:15 11 ये आप लोगों का मैंने देखे कंसिस्टेंटली कभी ना आप भूले। बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। आप भी तो नहीं बोलते। नहीं मैं तंज नहीं कर रहा था, मैं अप्रिशिएट कर हमने रहा आपको था। हमने अप्रिशिएट आपसे सीखी। सर आप ब्रेक वाला बोल दीजिए सर, इधर पे आते हैं सर ये आपके ना बिल्कुल फिर बात लगा लेते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? पेज 137 स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 1 ओपनर। अच्छा इस तरह का सवाल देख के यकीन करें ना, मैं आप लोग तो पता नहीं, फिर नहीं अगर मानेंगे तो अलग बात है, इस तरह का क्वेश्चन देख के दिल बैठता है पेपर में। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई होगी ना, वो कहेंगे अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है। दोनों नुकसान में,
जल्दबाजी में मारे दोनों खसारे में हैं। कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। हाँ, एक जो ओवर, क्योंकि ठीक है वैसा ही क्वेश्चन या इस तरह का डब्बा बना हुआ आप लोगों ने भी अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ है, लेकिन ऐसे आंखें बंद करके नहीं, कुछ आई कैप है, कुछ तो ट्विस्ट होगा, हो सकता है ना हो ट्विस्ट, हो सकता है रिपीट क्वेश्चन हो, लेकिन आपने एहतियात लाजिम है। मतलब ये नहीं है कि आपने एक्साइटमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ एक्साइटमेंट में भी लोग गलत करते हैं कि इतना आसान सवाल है। सही, पर ट्रेंड क्यों बदलते हैं हर दफा? बहुत, ये एक चीज है, बहुत वॉलेटिलिटी आई कैप के एग्जाम्स में, यस देयर आर नो टू थॉट्स, वॉलेटिलिटी होती है यस सर। कि मतलब वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बहुत ज्यादा वेरी कर रहे होते हैं, ये है एक चीज। टेक्स्ट में बिल्कुल न्यूमेरिकल आ जाएंगे या बिल्कुल थ्योरी, वो एकदम ही पैटर्न बदल देंगे, ये एक चीज थोड़ी नॉनसेंस सर। आई कैप की हम उसकी नहीं, ये तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि पेपर रीचेक होने का रिस्क हमेशा होता है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बात कर लेते हैं। वो तो मैं बड़ी पुरानी बात है सर, आई एम सॉरी, बड़ी पुरानी बात है हो जाएगी क्या? पेपर रीच। हाँ, मेरे ख्याल में अब तो 10 साल गुजरने वाले हैं, रिकॉर्ड्स भी जला दिए होंगे सर उन्होंने। आपका वैसे जला देते हैं, मसला नहीं है। हाँ, वरना जला देते हैं। वरना जला देते हैं। रीचेक मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, क्या बोलते सर स्टोरी नहीं पता नहीं नहीं, रीचेक नहीं होते। रिक्वायरमेंट A part, describe the steps, if any, which the audit team may perform in respect of each of the above debtors. You are the audit manager in a firm of chartered accountants. During the audit of a client for the year ended 31st December 2018, the audit team has prepared the following schedule to summarize the responses from the debtors. Serial number, debtor, year end mark कर लिया होगा आपने। Yes, sir. जो आपका पहला सिचुएशन है डेटर ए बी, उसमें बताएं आप। अच्छा, इसमें उसने वैल्यूएशन नहीं मांगी, इसमें स्ट्रेट अवे क्या मांगे, स्टेप्स मांगे। ए बी का कोई बता दे, मैं मान जाऊंगा। सर सबसे पहले तो चेक करेंगे। एक्सेप्शन बताएं कितनी निकल रही है, 0। इसमें दो सर हैं। देखेंगे रिलायबिलिटी वाला चेक अगर नेगेटिव कंफर्मेशन भेजिए तो सर इसमें जब एक्सप्लेनेशन नहीं तो काम क्या होता है? आगे का प्रोसीजर नहीं इसमें नो फर्दर वर्क रिक्वायर्ड। यस सर। अच्छा, सजेस्टेड सोल्यूशन में भी यहीं तक है। आप लोगों ने लेकिन एक फर्क तो थोड़ा सा बताना है ना, तो आप हाँ के तो इसलिए आपने साथ एक जुमला ऐड करने का एक्सप्रेशन, वो जो मिस ने खुद ही बताया, मैंने नहीं बताया, मिस ने खुद ही बताया कि भाई आफ्टर कंफर्मिंग द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस, के रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस को इवैल्यूएट कर लिया है, एज्यूमिंग के रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस इवैल्यूएट कर लिया है, नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड। क्लियर है बात? सीरीज को ऑल्टरेशन वाला क्योंकि रिस्पांस में याद है ना कल वो जो फ्लो चार्ट बनाया था कि रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो नहीं है, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस चेक कर लिए, एज्यूम करते हैं, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, मैंने खो नहीं जाना। समझ आ रही है ना बात? नंबर 2 CD, 8 लाख का बैलेंस है, 7 लाख कंफर्म कर दिया है। कंसाइनमेंट ऑफ 1 लाख वाज शिप्ड ऑन 31 दिसंबर and received by customer on 1st January 19। तो ये तो वही है जैसे पिछले अभी हमने किया। एक्सेप्शन तो है, लेकिन शायद टाइमिंग डिफरेंस है, बट हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस ना हो। तो आपने, उसने आपसे पूछा, उसने आपसे क्या पूछा, स्टेप्स बताओ। तो जब उसने आपसे पूछा स्टेप्स बताओ, तो आप चेक करेंगे ना इन फैक्ट्स को। ये उसने बेसिकली आपको रेकंसिलिएशन अंग्रेजी में बना के दे दी है। राइट सर। इस बात पे सारे एग्रीड है कि ये आप लोग को चीज समझना है कि रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी हो सकती है, अंग्रेजी में भी बना के दे सकती हैं। रेकंसाइल ही करना है ना 2 नंबर्स को। तो 8 लाख 7 लाख में फर्क, 1 लाख की कंसाइनमेंट के, शिप कब हुई है 31 दिसंबर 18 को, तो मुझे इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए गुड्स डिस्पैच नोट, और उसकी तारीख देख लेनी चाहिए कि वो 31 दिसंबर है, पता लगे वो 1 जनवरी हो, अगले दिन हो। उसकी वैल्यू बात समझ आए? उसकी वैल्यू चेक कर लेनी चाहिए, बस खत्म। सर लेकिन यहाँ टाइमिंग डिफरेंस है कि एडजस्टिंग इवेंट आएगा। आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन में हम टाइमिंग डिफरेंस देंगे कि हम एडजस्टिंग इवेंट देंगे? नहीं, इसमें तो टाइमिंग डिफरेंस लग रहा, तो टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि हुआ क्या, अच्छा इधर हुआ क्या होगा, जो आपकी कंपनी है उसने एंट्री कर ली 1 लाख की, जब उसने गुड्स डिलीवर किए ना 31 दिसंबर 2018 है, उसने एंट्री कर ली रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। ये बात एग्रीड है? ठीक सर। यही हुआ ना, कस्टमर तक गुड्स पहुंचे नहीं, या कौन बोल रहे हैं? ठीक है, जो उसके पेबल होगा
और परचेजेज होंगी सपोज, ठीक है, उसके अंदर ये 100 वाली एंट्री नहीं हुई होगी ना, क्योंकि उसको गुड्स मिले नहीं थे उस टाइम तक। बात समझ में आ रही है? इस वजह से हम इसको कह रहे हैं टाइमिंग डिफरेंस है। वो जो नहीं होता गुड्स इन ट्रांजिट, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, इसकी वजह से इसमें वो 1 लाख की एंट्री रह गई ना, तो इसका सपोज ओपनिंग बैलेंस था 7 लाख, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल रहा है 8 लाख, इसके पास बैलेंस कितना था 7 लाख, इसने ये 1 लाख की एंट्री नहीं अभी क्योंकि गुड्स मिले ही नहीं तो नहीं रिकॉर्ड की। बात समझ में आ गई? इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है 7 लाख, तो उसने नतीजतन क्या कंफर्म कर दिया 7 लाख का नंबर, इसके रिकॉर्ड्स में कितना आ रहा है 8 लाख का नंबर, और रीजन क्या है टाइमिंग डिफरेंस। सर हम कंफर्मेशन भेजते हैं, हमने 31 तारीख की कंफर्मेशन भेजी है, जी, लेकिन जब 31 तारीख को हम 31 थोड़ी भेजेंगे, हम जनवरी के एंड में भेज देंगे। अच्छा, आमतौर पे ना अर्ली भी भेज सकते हैं आप कि अभी ईयर एंड हुआ भी नहीं है कि मुझे 31 की डेट का बैलेंस जब डाटा अवेलेबल हो जाएगा कंफर्म कर दें। सर अभी तो हम डिलीवरी करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम करेंगे जनवरी के मिड में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्रेडिटर के पास, सॉरी आपके पास जो कस्टमर उसके पास अमाउंट तो होगी ना, कि अब तो ये कब। हाँ, लेकिन उसने अपने रिकॉर्ड्स जब इस तारीख के देखे ना, क्योंकि हम एक सर्टेन डेट का बैलेंस कंफर्म करना, तो उस तारीख के रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं थे, उसने उस टाइम पर ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड, इवन गुड्स रिसीव भी हो जाएं तो कंपनी ने एंट्री फॉर एग्जांपल नहीं रिकॉर्ड की हुई। तो मुझे जो क्वेश्चन में वो 1 लाख का क्योंकि एग्जैक्ट बता रहे, तो मैंने उसको कंफर्म कर लिया कि ये टाइमिंग डिफरेंस है। मैं इसको चेक कर लेता हूं कि ये वाकई इन्होंने 31 दिसंबर से पहले गुड्स डिस्पैच किए थे क्या। इसके बाद आपके पास आ जाता है केएल में 6 लाख का आपके पास बैलेंस है और 2.5 लाख कस्टमर ने कंफर्म किया। कंसाइनमेंट ऑफ 6 लाख वाज शिफ्ट ऑन 27 दिसंबर 18, बट गुड्स अमाउंटिंग टू 3.5 लाख वर रिटर्न ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज सब्सिक्वेंट टू द ईयर। So exactly, बस पीछे क्या वही कर देंगे सिर्फ। अच्छा, उसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें उसने कैटेगोरिकली कह दिया क्वालिटी इश्यूज, तो यहाँ पर ना कंफर्म एडजस्टिंग इवेंट था, वहां पर मैंने क्या मे का वर्ड यूज किया था कि अगर क्वालिटी इश्यूज की वजह से। आप देख रहे हैं ये कौन सी अटेम्प्ट है मार्च 19 की, वो सवाल था मार्च 20 मार्च 20 का। स्पेस के अराउंड भी सेम है, जितना लीगल सेटल नहीं चाहिए। नहीं डिफरेंट की दिसंबर ने शिफ्ट दिसंबर किए थे, अमाउंट 350 तो नहीं चेंज कर सके होंगे, नंबर्स रह जाते हैं, लेकिन देखें कम से कम ईयर एंड वगैरह अपडेट कर दी आईटी को नुकसान किया होगा। तो कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स की होगी में मोस्ट प्रोबेबली। एक बंदे ने बनाई इन दोनों। हाँ, ये पेपर शायद सेम बंदे ने बनाया। अच्छा जी, वाईजी 4 लाख का बैलेंस है, रिप्लाई रिसीव ही नहीं हुआ। रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, ये कौन सी किताब में कौन सी सिचुएशन बनती है? नेगेटिव रिस्पांस, नो रिस्पांस, नॉन रिस्पांस। याद है ना, दो ही पॉसिबिलिटीज थी, रिप्लाई आ गया, रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया, नॉन रिस्पांस, मतलब पेज नंबर 77 नॉन रिस्पांस। इसमें लिखा हुआ है ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ अ नॉन रिस्पांस। आपने फॉलो अप आई एम सॉरी, अगर हम लोगों ने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी तो फिर भी नॉन रिप्लाई आ सकता है, फिर कंफर्मिंग कि आपका बैलेंस सेम था। असल में इसमें इस क्वेश्चन में कोई ये क्लैरिटी नहीं है कि ये नेगेटिव कॉन्फर्मेशन है। जो नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट होती है ना, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यूज होती है, और उसमें वो आपको कैटेगोरिकली फिर बताएगा कि ये कंडीशंस पूरी हो रही थी तो मैंने नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यूज की है। बात क्लियर है? हो एग्जैक्टली। अच्छा, जो बी पार्ट है इसका वो देख लेते हैं। Evaluate the appropriateness of written representation as audit evidence and determine the course of action available to the auditor in the above situation। इस क्वेश्चन इस रिक्वायरमेंट के अंदर कितनी चीजें पूछी हुई? 1 या 2? एंड आ गया ना, तो आपने वो ब्रैकेट्स बनाए, 1 ब्रैकेट दूसरा बनाया 2। बात क्लियर है? अच्छा, इसमें जो पहला वाला पार्ट है ना, वो अभी हमने रिटन रिप्रेजेंटेशंस फॉर्मली तो कवर ही नहीं किया, और इसका कौन सा चैप्टर है? जब कुछ ना समझ आए तो हम क्या कहते हैं? चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 है and determine the course of action available to the auditor in the above situation। उसको भी हम कहेंगे रेफर टू चैप्टर ना उस टाइम तक तो इंशाल्लाह हमने कवर कर लिया होगा।
Tariq Limited is in dispute with one of its suppliers, Hamid Private Limited, over a claim of rupees 10 million due to quality issues with the product. The management has informed you that negotiations with HPL have concluded and HPL has agreed to pay rupees 7 million, whereas the rest of the amount would be written off. मतलब उनकी सेटलमेंट हो गई है कि 10 मिलियन से नहीं 7 मिलियन पे कर देंगे. TL's management has provided a written representation to the auditor with respect to the said receivable. However, they want to preclude the auditor from sending a confirmation to HPL. अच्छा, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है ना, उसको भूल जाएं, अभी हमने नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा हुआ है उतना हल कर लेते हैं. वो आपको क्या कह रहे हैं? However, they want to preclude the auditor from sending a confirmation to HPL. एक तो इधर preclude लिखने की क्या जरूरत है? समझ ना भाई जो सीधे से वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लिमिटेशन ताकि समझ. लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट वाला थी. प्रिक्लूड का मतलब होता है रोकना. अच्छा, वैसे अगर आपको प्रिक्लूड का मीनिंग ना पता हो पेपर में, तो आप किस तरह से इन्फर करेंगे? पूरा सेंटेंस पढ़ के ना उससे असेस करने की कोशिश करेंगे क्या हरकत. तो वो जो बच्चे भी नया क्लास सीखते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं, तो वैसी टाइप है. नहीं बच्चे होते हैं ना प्रीक्लूड को इंक्लूड समझ करते हैं. अब प्रिक्लूड को देखे इंक्लूड भी समझा जा सकता है. तो मेरे हिसाब से इधर ये वर्ड नहीं आना चाहिए था, कंफ्यूजिंग था, लेकिन चलिए अब उसने गलती कर दिया, उसको माफ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजिंग. हालांकि अंग्रेजी पे नहीं प्ले करना चाहिए. अच्छा, इसको पिक कहां से करना था आपने? ये जो इसने कहा ना however, but if, ये लड़ाई वाली चीजें हैं ना, नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो मतलब रोक रहे हैं. प्रिक्लूड का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना. अच्छा, आपको रोक रहे हैं कॉन्फर्मेशन भेजने से, क्या लिख रहे हैं? हमने ये सिचुएशन तो नहीं पढ़ी. कौन सी एक्सेप्शन में ना? सर इसके अलावा भी हम लोग एक और मुझे बताएं जरा कौन सा हिस्सा है? सी का एक दिया. बात है पेज नंबर 76 पे सी वाला. क्या आप पहले उनको बताएं क्या तो स्टैंडर्डाइजर से क्या आप सर इंक्वायरी करें मैनेजमेंट से कि मतलब अगर वो नहीं दे रहे तो टीसी से तो अब इसमें क्या है? इंक्वायरी करें कि क्या तकलीफ है, और फिर उस इंक्वायरी तक तो आप लोग रहते नहीं है, उसका एविडेंस भी लें कि ये जो बात कर रही है ज़बानी कलामी, ये जो हमें एक रामलीला इन्होंने सुनाई है कि भाई ये नेगोशिएशन चल रही है, क्वालिटी के इश्यूज है, इसको कंफर्म भी तो करना है ना, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह होगी. दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट देखें पूरे ऑडिट पे, फ्रॉड पे, रिस्क पे, अपने प्रोसीजर्स पे. I'm sorry. एक्सेप्शन तो रिस्पॉन्स रिसीव होने के बाद का मामला है. नहीं समझ आया? ठीक सर. एक्सेप्शन का सवाल कब पैदा होगा? जब रिस्पॉन्स रिसीव हो गया है. एक्सेप्शन, नॉन रिस्पॉन्स, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स के साथ बात नहीं है, रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. अभी तो भेजने से ही रोक, अभी तो हम पिछले स्टेप में हैं. जो स्टार्टिंग में जब ये आइटम सारे से तो हम लिख सकते हैं. कौन से? जो इंक्वायर द मैनेजमेंट, उनसे हम कम्युनिकेशन करें, ऑल्टरनेट प्रोसीजर अप्लाई करें. तो स्टार्टिंग में 5 स्टेप्स हैं. ये किस पेज पे? जरा पेज बताएं. 77 इन्वेस्टिगेट, मतलब इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट द मैनेजमेंट आ गया. आस्क द क्लाइंट टू रिव्यू रिप्लाई. सर एक्सेप्शन के लिए अब एक्सेप्शन की डेफिनेशन पे जाएं. एक्सेप्शन क्या है? आ रिस्पॉन्स. मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं डेफिनेशन, क्योंकि रिस्पॉन्स रिसीव ही नहीं है. तो सर हम लोग जो पेज नंबर आइटम 705 जो इन केस ऑफ इनएबिलिटी ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन, वो भी हम यहाँ पे लिंक यूज कर सकते हैं. ये एक मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन है, वो भी ट्रिगर हो सकते हैं. लेकिन मेरे पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 7 मार्क्स का. वो बेहतर नहीं रहेगा अगर मैं ये 5, अच्छा वो जो है ना वो जरा जनरल हो जाएंगे. ये तो आइजा 505 ने स्पेसिफिक सिचुएशन दी हुई है कि मैनेजमेंट जब रिफ्यूज करे तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. लेकिन सब वो भी लिखते तो गलत तो नहीं होगा, वो एडिशनल होगा. लेकिन अच्छा, और उसमें और इसमें कुछ ओवरलैप भी है. अगर आप, ये अच्छी बात आपने की है, जरा आए वापस उस पे. आई रियली अप्रिशिएट इट कि आपने इसको लिंक किया. पेज नंबर 42 पे आए.
ये एक सिनेरियो है ना, ये जो है ना वो एक जनरल सिनेरियो है कि किसी भी, अब जरा बात समझिएगा, इन्होंने कंफ्यूजन क्या की है, सॉरी, मैं जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन करें ना मुझे रिमाइंड करा दिया करें कि मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, क्योंकि बहुत बार मैं आंसर बता देता हूं तो वो रिकॉर्डिंग वाले कहते हैं हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। इनका क्वेश्चन ये है, मैनेजमेंट लिमिटेशन इंपोज कर रही है ऑन द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ द ऑडिटर। तो ये बात तो हमने इससे पहले भी पढ़ी हुई थी, और मैं इस बात मुकर तो सकता नहीं हूं, मैंने खुद पढ़ाई थी। मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज किया, हमने कहां पढ़ी थी, पेज 42 में। अच्छा, वो जो है ना वो ओवरऑल ऑडिट में किसी भी मामले पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही मैनेजमेंट, किसी इंक्वायरी का जवाब नहीं दे रही है, कोई एनालिटिकल प्रोसीजर आपको नहीं करने दे रही, कोई रीपरफॉर्मेंस नहीं करने दे रही, किसी भी एरिया पे अगर वो आपको एविडेंस ऑब्टेन करने से रोक रही है तो ये उसके कोर्स ऑफ एक्शन है जो पेज नंबर 42 पे है। लेकिन आपको पता है ना, कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर को तो आइजाज ने भी एक नेक्स्ट लेवल पे बिठाया है। कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर को तो आइजाज ने भी एक अलग मकाम दिया है ना, तो उस कॉन्फर्मेशन के प्रोसीजर से अगर रोक रही है तो फिर आइजा 505 ने पेज नंबर 76 पे ये स्पेसिफिक गाइडेंस दी। लेकिन क्या इन दोनों गाइडेंस में कोई ओवरलैप है? डेफिनेटली है, आए जरा देखते हैं। मैनेजमेंट से इंक्वायरी तो दोनों में कर लेना सर। बिल्कुल, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन, इफ नॉट रिमूव कम्युनिकेट टू TCWG। उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है ना ये छोड़ लें, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, फ्रॉड रिस्क, यहां पर भी आपको शक आ रही है। अच्छा, उसके बाद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी वाला पॉइंट जरा छोड़े, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट कम्युनिकेटेड टू TCWG, ये सारे पॉइंट्स तकरीबन वहां पर भी आ रहे हैं। और इससे पहले हम एक पॉइंट देख चुके थे पॉइंट टू नोट में कि अगर एक सोर्स से, एक प्रोसीजर से एविडेंस ना ऑब्टेन कर सकें तो कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। बात समझ में आई है? ये जनरल गाइडेंस है जिसको आइजा 505 में कॉन्फर्मेशन की प्रोसीजर की रिस्ट्रिक्शन के ऊपर उसने स्पेसिफिकली अप्लाई करके दिखाया। मतलब वो जो जोड़ के उससे वो निकालने पॉइंट। यस, जो पेज नंबर 42 है ना वो है ऑल फॉर ऑल सोर्सेज ऑफ एविडेंस, और स्पेसिफिकली कॉन्फर्मेशन के लिए, मतलब पॉइंट्स एक्चुअली तकरीबन बिल्कुल सेम है। पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जी सर, अगर एक्सेप्शन बैड एक्सपीरियंस हो। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन कल सवाल आ रहा था, दो लोगों ने वो सवाल रेज किया कि जी एक्सेप्शन है बैड डेट की वजह से। जरा सवाल समझ लीजिएगा, बस इसको कंक्लूड करने लगे, बल्कि आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। आराम से पढ़ें। ये एक प्रेशर बहुत है, एक मंडे टू फ्राइडे मैनेजमेंट प्रेशर, मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशन, सैटरडे संडे स्टूडेंट्स इंपोज लिमिटेशन। क्लाइंट आप ही कह रहे सर कॉन्फर्मेशन रिस्पॉन्स, आपने ना एक रिसीवेबल था 8-10 लाख का, इस पे आपने कहा भाई पूरा नहीं 10 लाख मिलना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक क्रिएट कर ली, कितने की कर ली, सपोज 2 लाख। मुझे बताएं, जब आप ये कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कस्टमर को भेजेंगे, वो आपके ख्याल में कौन सा बैलेंस कंफर्म करेगा, 8 लाख या 1 मिलियन? सर वो बड़ा उठेगा कि मेरे पैसे कम कर रहे हो, पैसे कम पे करने पड़े, वो तो कहेगा नहीं, आपने ब्लैंक कॉन्फर्मेशन भेजी है, 100,000 वो 1 मिलियन कंफर्म करेगा ना। राइट से बात समझ में आ रही है? तो उसको इन एन आइडियल वर्ल्ड 1 मिलियन कंफर्म करने चाहिए। बात सही है? तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है सर, ये तो आपने खुद क्रिएट की है ना प्रोविजन। जी सर। और आम तौर पर जो कंपनी प्रोविजन क्रिएट करती है ना, उसकी कोशिश होती है कस्टमर को ना पता लगे
कि हमने उसके बैलेंस के ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर लिया, क्योंकि उससे तो आपने तकरीबन अपनी हार मान ली ना। आप मेरे से ही सबक सीखे। सेशन के स्टार्ट में रिसीवेबल उस बच्चे का अक्रू हुआ था, आखिरी बूस्टर सेशन के दिन रिकवर कर लिया था। क्योंकि अगर मैं कह देता ना किसी भी टाइम पे, किसी भी वीक मोमेंट में मैं कह देता कि भाई ठीक है अब ये नहीं पैसे दे रहा या कुछ इस तरह का, अगर मैं इस तरह की पोजीशन को ले लेता, उसने तो पक्का हो जाना था। आई एम टीचिंग यू लाइफ लेसन्स, ठीक है। तो ये आमतौर पर छुपाया जाता है। अच्छा, एक सिचुएशन में ये रियल वर्ल्ड का सिनेरियो एनकाउंटर हुआ। कॉन्फर्मेशन किसी ऑडिटर ने भेजी किसी कस्टमर को, उसने बैलेंस नेट ऑफ डाउटफुल डेट, मतलब उसने 1 मिलियन के बजाय 8 लाख कंफर्म करके भेज दिया। सर हमने कहा ये फ्रॉड है, कि उसको कैसे पता है कि इसने प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई है जबकि कोई डील नहीं हुई भी कुछ। ये रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पांस के ऊपर शक रेज करता है, डाउट रेज करती है ये बात। अगर वो नेट ऑफ बैलेंस कंफर्म हो जाए ना, तो ये इसका मतलब है कुछ साजिश है, मिली भगत है। ऑडिटर को पता होता है कि ये नेट ऑफ बैलेंस कितना? ऑडिटर को तो पता होता है, क्योंकि ऑडिटर के पास तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना। लेकिन ऑडिटर को पता होना तो समझ में आता है, कस्टमर को किसने बताया है? तो वो एक ही बंदा होगा फिर। हाँ, एक ही बंदा होगा। फिर कुछ हुआ, फिर वो रिस्पांस एक्चुअली शायद कस्टमर की तरफ से आया ही नहीं है, वो रिस्पांस मैनेजमेंट नहीं बनाया है। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।